hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. 3 to the ground. It will be totally again obliterated. اسلامی ایران تحت شعاع گوارای شهادت را نوشیدند. नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक नई महाभारत शुरू हो गई। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि खामनेई की मौत के बाद ईरान खामोश हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर और पूरे मिडिल ईस्ट में महाभारत छेड़ दी है। इजराइल के साथ दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया और ओमान तक संघर्ष जारी है। जिन शहरों में कभी पर्यटकों की लाइनें लगी रहती थी, वहां सन्नाटा पसरा है। शहरों के ऊपर धुएं की चादर है। ईरान ने इंतकाम का झंडा लहराकर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया और हमलों को काफी तेज कर दिया। बढ़ते हमलों को लेकर कई देशों ने अपने एयर स्पेस तक बंद कर दिए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के समर्थन में खामनेई के पुराने साथियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह ग्रुप के लड़कों ने भी इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। युद्ध को पूरी दुनिया एक संकट की तरह देख रही है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी एक आपात बैठक बुलाई है। युद्ध अब भीषण रूप लेता जा रहा है और इसका असर सबसे ज्यादा तेल की कीमतों पर पड़ने वाला है। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अचानक 12% तक की वृद्धि हुई है। 80 से 70-80 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुका है ये कच्चे तेल का दाम। हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले का कारण ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रमों को बताया है। ट्रंप का कहना है कि इस हमले के पहले हमलों में ईरान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बंद नहीं किया। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच पीएम मोदी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति और स्थिरता के लिए अपील करता रहा है और आगे भी इसी दिशा में काम करेगा। फिलहाल हमलों के कारण कई देश प्रभावित हैं। हमलों में कभी इजराइल ईरान पर भारी पड़ता है तो कभी ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो जंग में सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कई देशों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर अपने दूतावासों के माध्यम से अपने अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत के लोग भी बड़ी संख्या में गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं, जिनकी सकुशल वापसी को लेकर सरकार की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग जल्द खत्म ना हुई तो इसके घातक परिणाम सामने आएंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस लेवल का उथल पुथल, मतलब हमने तो किताबों में पढ़ा था और हम जी रहे हैं और देख रहे हैं कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को वेनेजुएला के प्रीमियर पसंद नहीं आते हैं तो वो एबडक्ट हो जाएंगे। ईरान पर इजराइल के कंधे पे हाथ रख करके आप अटैक कर देंगे, बमबारी कर देंगे और इसका असर
पूरी दुनिया, सिर्फ मैं मिडिल ईस्ट नहीं कह रहा हूं, मेरा तो मानना है कि अगर ये फलाना रेजिम मुझे पसंद नहीं है तो साहब ये पीस मील में मत करो। अगर दुनिया के देशों ने आपको चैलेंज ना करने का तय कर लिया अमेरिकन हेजिमनी को, तो यार होलसेल में करो। देखिए, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान है और आज का दिन उनके लिए बहुत कयामत का दिन है। सभी लोगों के दिल टूटे हुए हैं और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और उसमें लोग वायलेंट भी हो जा रहे हैं। मेरी तो सबसे यही अपील है कि जोश में होश न खोएं, अल्लाह से दुआ करें। रमजान का महीना है, उसका इंसाफ जब होगा तो लोगों के कलेजों में ठंडक पड़ेगी। देखिए, ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग जो है, ये जंग इसको नहीं कहा जा सकता, इसको एक डिक्टेटरशिप, जो इंग्लिश के अंदर वर्ड है, वो कहा जा सकता है। क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के लिए अलग अलग कंट्रीज के हेड्स को कैप्चर कर रहा है, प्रॉपर्टीज को कैप्चर करना चाहता है, वहाँ जो मिनरल्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर वो कब्जा करना चाहता है। इसलिए उनके ऊपर वो जो है कहे कि साहब मैं ये चाहता हूँ, आप ये करोगे, आप ये नहीं बनाओगे, आप ये नहीं पहनोगे, आप वो नहीं खाओगे। ये चल रही है डिक्टेटरशिप। 3 दिन तक के बाकायदा कारोबार बंद रहेगा, और कारोबार बंद रहना इसलिए जरूरी है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत बहुत बड़ी शहादत है। यहाँ तो खाली 3 दिन से ज्यादा का शोक का हम लोगों ने ऐलान किया है। तो 3 दिन तक के सारी दुकानें बंद रहेंगी, लोगों के घरों पर काले परचम लगेंगे, आयतुल्लाह खामनेई साहब के लिए फातिहा होगा, कुरान खानी होगी, और जलसे होंगे, मजलिसें होंगी, ईसाल सवाब मुनक़िद किया जाएगा। जिस तरीके से पूरा इस समय मिडिल ईस्ट बम के धमाकों से गूंज रहा है, ये धमाके, ये गूंज बहुत देर तक और बहुत दूर तक सुनाई देंगे। इसके परिणाम हर तरीके से हमारे सामने आएंगे, अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेंगे, देशों के रिश्तों पर पड़ेंगे, दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, दुश्मन दोस्त हो जाएंगे। कब, कहां, किसके लिए कौन किस तरीके की भावना रखेगा, ये आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए जलवायु परिवर्तन का भी मसला है, मतलब ये जंग जो हो रही है इसको आप साधारण मत मानिए। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए राजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, दुबई से हमारे साथ में हैं, भारतीय हैं और वर्तमान समय में दुबई में हैं, जहां से वो अपनी बात को रखेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर विपुल सुनील जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि दुबई में और खासतौर से जो पूरा मिडिल ईस्ट है, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारियां आ रही हैं और किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? अनम्यूट कर लीजिए पहले। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का कि मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। एकदम सामान्य नागरिक की तरह मैं यहाँ पे रह रहा हूँ फिलहाल तो अभी, और जो शनिवार से हालात बने हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो मैं दुबई में रहता हूँ तो मैं दुबई के बारे में ही आपको ज़्यादा बता पाऊंगा। यहाँ पे दुबई में कई भारतीयों के परिवार हैं, बहुत सारे लोग भारत में भी चिंता कर रहे हैं, तो जो बात आप कहेंगे वो उन सभी परिवारों को सुकून देने वाली होगी या चिंता पैदा करने वाली होगी, जो आपका फीडबैक होगा वहां से? जी 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 मैं यही कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो कि यहाँ पे इतना ज्यादा सरकार का सपोर्ट है कि किसी को भी जरा सी भी तकलीफ महसूस तो बहुत दूर की बात है, पता ही नहीं चल रहा है, नंबर 1। दूसरी चीज, जो इनका अरेंजमेंट है, किसी भी चीज को आप ले लीजिए, किसी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हमें थोड़ी सी ये अपने हिंदुस्तानी मीडिया भाइयों से ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो ये पोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू लोग देख रहे हैं उसको प्लीज़ कम देखें, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं जो जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरी सबसे दरख्वास्त है कि फालतू की अफवाहों पे न ध्यान दें, जब तक कोई पुख्ता सोर्स से जानकारी ना मिले उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें।
मैं यहाँ पे हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, सब सारी चीज़ें बढ़िया हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, रमज़ान का महीना चल रहा है तो लोग इफ्तारी भी कर रहे हैं, तरावी भी पढ़ने जा रहे हैं और बड़े ही हंसी खुशी से लोग रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम कई देशों को देख रहे हैं, जैसे जो ईरान के एक समय पे सपोर्टर भी रहे, है ना, या फिर आप ये कह दीजिए कि वो भी अपने मुस्लिम कंट्रीज ही हैं, लेकिन वहां पर अमेरिका का बेस है। तो ऐसी स्थिति में ईरान की मिसाइल अमेरिका तो जाने से रही, इजराइल तक तो वो मार कर ही रहा है। बाकी जिन देशों में अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं, उन बेसिस पे हमला उसने शुरू किया है। और खास तौर से जो दुबई है, या जो प्रिंस का भी एक हमने बयान बीच में सुना, जिस तरीके का उन्होंने कहा कि ये युद्ध जो है, जिस तरीके की स्थिति बन रही है, उसमें हमारा एक नागरिक मारा गया है, ये बात प्रिंस की तरफ से सामने आई, तो हम इसका जवाब ईरान को देंगे। तो जहां अभी तक स्थितियां काबू में थीं, वो पलट करके अगर वार करते हैं, तो क्या उस स्थिति में भी आप लोगों को किसी तरीके की कोई हिदायत दी गई है, या किसी तरीके की कोई चेतावनी, या बाहर न निकलने की सलाह, कुछ भी इस तरीके का? जी, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस टाइप का कोई भी अगर घटना या दुर्घटना होने का एहसास होता है तो दुबई गवर्नमेंट इतनी एडवांस है कि वो पहले से ही आपको अलार्म दे देती है। इवन देन अगर जरा सी भी बारिश होने की संभावना होती है तो उसका 24 आवर पहले ही अलर्ट आना शुरू हो जाता है कि भाई लोग बीच के साइड ना जाएं, तेज गाड़ियां ना चलाएं। तो इनका इतना मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, तो उस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हम लोग मतलब चिंतित नहीं हैं। शनिवार की रात में कुछ लोगों को अलार्म आए थे, क्योंकि ऊपर बताते हैं ऐसा कि कुछ एक जगहों पे कि जैसे इनके सर्वेलेंस के लिए जहाज चल रहे हैं, तो वो उसकी आवाजें आती हैं तो उससे लोग थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, और कोई बात नहीं है, बाकी और सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है राजू जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बीच बीच में जैसा हमारे गेस्ट अपनी बात रखते जाएंगे, हमें जरूरत लगेगी तो हम आपके पास आएंगे इस चर्चा में। मैं आपसे जानना चाहूंगा ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.के. खन्ना जी, कि ये जिस तरीके की स्थिति बनी है, ये बननी तो तय थी, इसमें तो कहीं कोई दो मत था नहीं। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के चारों तरफ शिकंजा कसा था, इजराइल ने भी अपनी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समय समय पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो चीफ थे वो मारे गए थे, बाकायदा मिसाइल छोड़ करके उनको एक इमारत के भीतर ही खत्म कर दिया गया था। और अब ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ये आपको क्या लग रहा है कि इसका कोई एंड पॉइंट आपको अभी दिखाई दे रहा है, या ये समझा जाए कि ईरान पलट करके अगर अमेरिका को नहीं मार पाएगा तो जहां जहां तेल है, जहां जहां गैस है, वो उन सब चीजों को नष्ट करेगा जिसका अमेरिका फायदा उठाना चाह रहा है? देखिए, ये सबसे पहले तो इसका जड़ क्या है, उसके अंदर क्यों ये कर रहा है अमेरिका। आपने देखा होगा पहले भी लिबिया के अंदर इंटरफेयर किया, इराक के अंदर इंटरफेयर किया, कुवैत में इंटरफेयर किया। तो हर एक जगह पर जहां पर ये इंटरफेयर करते हैं वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों है ये प्रॉब्लम करने के लिए? अभी वेनेजुएला के अंदर किया था इन्होंने। इसका सिर्फ ये रीजन ये है कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही, क्योंकि इन कंट्रीज ने जो है कहा कि डॉलर से हम ऑयल डॉलर जिसको बोला जाता है कि वो अभी हम नहीं करेंगे, तो ये अगर वो हो जाता है तो उसके बाद में डॉलर की कीमत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बेसिक थिंग ये याद रखना चाहिए कि ये अमेरिका जो भी करता है उसके नेशनल इंटरेस्ट यही है कि मेरा डॉलर स्ट्रांग है। 1 रुपए का वो बनाता है एक डॉलर, और यहाँ पर आकर 90 रुपए का बिकता है, तो उसको फायदा किसको है? उसको अमेरिका को है। तो अमेरिका डॉलर जो है ऑयल डॉलर की वजह से ही है किया है। अरब कंट्री के साथ में जैसे सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने किया हुआ कि आप जो है जितनी भी डील है ऑयल के साथ में, एनर्जी के साथ में, पूरी आप डॉलर में करेंगे। अभी वेनेजुएला के अंदर भी उन्होंने कर लिया, ईरान के अंदर भी यही है, क्योंकि ऑयल के उनके पास में है। वो कह रहे हैं कि मतलब जाके जी उनके ऊपर कब्जा वगैरह कर लेते हैं, या उनके अपना एक पपेट गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो वही होकर कंटिन्यू करेंगे के लिए। तो ये बेसिक थिंग है, आपको भी हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका क्यों ये सब करता रहता है। दूसरी बात है, आपने जो कहा है, अभी मैं सुन रहा था कि
कि दुबई के अंदर क्या है, हमारे भी काफी, मेरे खुद की जो है बेटा और है वहां पर दुबई के अंदर, मैं हर पल के अंदर उनसे बात करता रहा हूँ। यह दुबई गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, पर नुकसान तो उनके ऊपर हुआ है वहां पर, ये कुछ शक नहीं है इसके अंदर कहने के लिए कि वहां पर अभी हो क्या रहा है कि उनके पास में जो पैट्रियट मिसाइल वगैरह, पैट्रियट एंटी मिसाइल है जो उन्होंने दिया था जब भी शुरू हुआ था पहले के लिए, वो ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है वहां पर है। और उसी वजह से जो फायरिंग तो काफी हुई है, 350 मिसाइल्स आए हैं वहां पर, उनको इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। इंटरसेप्ट करने के बाद में क्या है, जैसे उनको इंटरसेप्ट किया तो उनकी जो डेब्रिस है वो गिर रही है वहां पर। डेब्रिस जो गिरती है तो वो मतलब जो है करने के लिए हमारे जो बेटा है उनके घर के नजदीक ही गिरने के लिए। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा एक्शन ले रही है ताकि कोई पैनिक ना हो किसी भी के अंदर है। और उन्होंने ये भी बताया कि आपने शायद उन्होंने नहीं बताया कि होर्डिंग वगैरह नहीं करिएगा, क्योंकि हम आपको हमेशा देते रहेंगे सर्विस भी, जैसे बिजली या पानी वगैरह वो भी देते रहेंगे। तीसरी बात ये है कि ये आपको पता है कि खत्म कब होगा। ये खत्म जो है अभी देखा जाए, अभी एक कंट्री का जो है सुप्रीम लीडर को आपने जो खत्म कर दिया है, उनके जो है कम से कम हजारों जो है लोग मारे गए हैं, और उनके जो है नेवी खत्म जो है 9 शिप आपने डिस्ट्रॉय कर दी है। उनकी जो एयरफोर्स तो हैज इट, उनके पास में नहीं है के लिए। तो वो और जो बाकी जगह पर जो आपने B-20 मिसाइल्स वगैरह जो सॉरी B-20 बॉम्बर्स वगैरह जो भेजे गए, उन्होंने नुकसान वगैरह किया है। तो वो आप कहते हो कि अभी खत्म, हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे वो करेंगे। और वो अभी क्या उनके पास में ICBMs नहीं है, तो अमेरिका के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए वो उनके अमेरिका के जो वेस्ट एशिया के अंदर इंटरेस्ट है, 6 कंट्रीज हैं गल्फ के अंदर जिन्होंने जहाँ भी उनके बेसिस है वहाँ पर उनको टारगेट कर रहे हैं, सीधा हिसाब कहने के लिए। और वो यही होगा। उन्होंने आपने सुना होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम अमेरिका से अभी बात नहीं करेंगे, हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे। और इसका आपने देखेगा दूसरे कंट्रीज के अंदर भी इसके अंदर कितना जो है नुकसान अपना शोर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो वायलेंट भी हो गया, राइट कर रहा है। इंडिया के अंदर कुछ एक कंट्री, कुछ जगह प्लेसेस के अंदर जैसे श्रीनगर के अंदर, लखनऊ के अंदर, दूसरी जगह पर जो है पीसफुल डेमोस्ट्रेशन तो हो रही हैं के लिए। और वहाँ खुद खैर ईरान में, इराक में मतलब जब उन्होंने काफी जहाँ विषय के पास है लोग वगैरह, वो उनके ऊपर देख रहे। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये जल्दी खत्म होने से नहीं होगा। ट्रंप ने जैसे बोला है कि मतलब जो ये 3-4 हफ्ते में खत्म करने, मेरे ख्याल से शायद उससे भी ज्यादा जाए। और उसके बाद में भी अगर कंडीशन नॉर्मल भी होती है तो उसके बाद में उनको वापस एयरपोर्ट वगैरह को वापस उनको चलाने के लिए दूसरे वाले के लिए काफी टाइम लगेगा। तो ये नुकसान ना केवल इन वॉरिंग कंट्री को हुआ है, बल्कि इनका नुकसान पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर कंट्री के अंदर किया है। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, बाकी वाले प्राइसेस भी बढ़ने के लिए गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ जो है बिल्कुल आपने बंद करवा दिया है के लिए। तो वो सारा का सारा ट्रैफिक उधर से आता था। तो कहने का मतलब है ये इसका इफेक्ट ना केवल उस एशिया के अंदर, पूरे कंट्रीज के अंदर हुआ है। स्पेसिस बंद हो गया सभी जगह पर जाने के लिए, उधर जाने के लिए। अब कितना देखिएगा नुकसान हुआ। दुबई के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एक सबसे बड़ा एयरफील्ड है वहां पर, वो बंद पड़ा हुआ है कहने के लिए। तो देखिए कितना नुकसान होगा, फाइनेंशियली वगैरह कितना हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, 1-2 दिन के अंदर खत्म होगा, ये लंबा चलेगा। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हम लौटेंगे आपके पास। हम प्रोफेसर विपुल सुनील जी के पास चलते हैं। विपुल जी, 2 चीजें यहां पर बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि अमेरिका ये जानता था कि ईरान, उसकी मिसाइल ही इतनी बड़ी नहीं है, उसकी रेंज ही इतनी नहीं है कि वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सके। ईरान खुद भी इस बात को कहता रहा कि हमारी मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। अमेरिका को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका लेकिन बावजूद उसके ये जानता था कि जहां जहां अमेरिकन बेस हैं उन जगहों पर ये पलट करके वार करेगा जरूर ईरान, और हुआ भी वही। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका अब अगर थोड़ी देर शांत भी बैठे, जिसको कहते हैं ना कि लड़ते लड़ते दौड़ते दौड़ते आप थकने भी लगो, हांफने भी लगो, तो जो अब बाकी गल्फ कंट्रीज हैं वो जिस तरीके से ईरान के लिए रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि ईरान ने सबसे मोर्चा खोल दिया है,
यह कितना खतरनाक है जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के लिए? जी नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, आपको, सबके दर्शकों को। मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब मैं आता हूं आपके पास, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हम तक। हम एक बार फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि दोबारा आपके पास सही तरीके से हम आपकी बात को ले सकें। ब्रिगेडियर खन्ना, इसी बीच में आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से खामनेई को मतलब रात में युद्ध शुरू हुआ, एक ही दिन 24 घंटे के भीतर ही जिस तरीके से डिक्लेयर किया गया कि खामनेई मार दिया गया, अभी एक सवाल सबके जहन में आ रहा है कि मारा कौन जाएगा, टारगेट पर कौन है, ये सबको पता था, ईरान को भी पता था, दुनिया को भी पता था। किस तरीके से उसको डिफेंड करना है, वो इतना इंपॉर्टेंट लीडर है, ये भी सबको पता था। ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना अपने पास उसका एक पूरा एक इकोसिस्टम उसका अपना डिफेंस को लेकर के काम करता है। बावजूद इसके खामनेई मारा गया, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, केवल बयान है। तो क्या दुनिया इस बात को मान ले चूंकि अमेरिका कह रहा है, या आपको लगता है कि साल 1.5 साल बीतेगा और खबर पलटेगी? क्योंकि लादेन के बारे में हमने कई बार देखा, लादेन मारा गया, फिर वो तोरा बोरा से भागा, फिर इधर से मारा, फिर उधर से मारा, और फिर आखिर में कहां कैसे मारा वो भी तस्वीर आज तक नहीं है। अमेरिका कह रहा है, हम मान रहे हैं। आप मेरे से बात कर रहे हैं? हाँ जी ब्रिगेडियर साहब आप ही से। ओके नो, इनफैक्ट दो पहलू हैं। एक तो ये कि आपने जैसे कहा कि वो मारा गया है, कैसे मारा गया है वो भी आपको थोड़ा सा बता दें कि ये CIA की इंफॉर्मेशन है, उनको जो ट्रेल करते रहे पिछले कोई जो है कम से कम 6-7 महीने से कि कहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जासूस वहाँ पर भी थे जिन्होंने एग्जैक्ट जो है उनके फैमिलीज के थ्रू जो उनके डिफेंस के हैं और उनके जो पॉलिटिकल है, उनके जो लेडीज से बात करके उन्होंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि कैसे वो आते हैं, कहाँ पर उनके मतलब ऑफिस वगैरह है और कब वो इकट्ठे हो गए। अभी जब भी उनको पता लगा कि CIA को कि ये पूरे का पूरा ग्रुप ना केवल खमेनी बट बाकी वाले जो है इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो उन्होंने CIA ने खबर दी इजराइल को और इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया है। हमला क्या किया है, वहाँ पर जो कंपाउंड था, वहाँ पर कंपाउंड करने के लिए उनका वो जो है 30 बॉम्ब वगैरह उन्होंने गिराए हैं। और वो बॉम्ब कैसे है कि पहले वाला जो है जाके पेनिट्रेट करता है, तो उसी पेनिट्रेशन के थ्रू दूसरे वाला बॉम्ब जाता है, दूसरे बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक के बाद एक अंदर। तो हालांकि वो नीचे थे, जमीन के नीचे उनके बंकर था, पर वो उस तरह पर पहुंच गया जैसे वो उसकी तरह से उसके हो सकता है कि उनकी मौत हो। दूसरी बात है जो आ रहा है कि शायद वो आपने ठीक कहा कि उन्होंने शायद ईरान ने खुद ही बोला होगा कि हम अब खमेनी ने बोला होगा कि हाँ बोलो कि मैं मर गया हूँ, ताकि उनको मतलब हमारे पीछे छोड़ देंगे अपने आप ही, अपना पीछे छोड़ के अपने आप करने के लिए। तो वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो थोड़े दिनों के बाद में या थोड़े महीने के बाद के अंदर फिर वो आएंगे कि मैं तो भी जिंदा हूँ। ये भी एक खबर आ रही है, पर अब ये दोनों के जो पुष्टि करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि क्या ये ठीक है, यदि पर हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी। नहीं, मैंने चूंकि आप डिफेंस से हैं, आपका एक्सपर्टीज है उस मामले में, एजेंसीज अपनी तरह से ऑपरेट जिस तरीके से करती हैं, र्यूमर कहाँ है, ट्रुथ कहां है, ये शायद आपके जरिए हमें बेहतर समझ में आएगा। हमें लगता है कि प्रोफेसर विपुल जी हमारे साथ में जुड़ गए। विपुल जी, मेरा सवाल अभी भी आपसे वो है, वही है, आप अपना जवाब दें। जी निश्चित तौर पर। एम आई ऑडिबल? जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ मैंने आपके सवाल के जवाब में कहना शुरू किया था, फिर से करता हूं बात वही। एक्चुअल में क्या है कि इस युद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने जो सोचा था, मुझे लगता है कि उससे अलग परिदृश्य बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अमेरिका की सोची समझी रणनीति के तहत ये था कि खमेनी को मौत के घाट उतारेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे और फिर सत्ता परिवर्तन का प्रयास करेंगे। वहां उनको कुछ लोगों में ऐसा, और एक छोटा सा समूह है भी जो खमेनी के विरोध में मान लीजिए कि अमेरिका से किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़ाव है कुछ लोगों का, और बहुत सारी सूचनाएं उनको लेकर के जो मिल जाती हैं वहां से, बाहर से, ईरान से मिल जाती हैं। तो
तो उनकी उम्मीद ये थी कि खामनेई को खत्म करके, उनका खात्मा करके हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या यूं कहिए कि जिस तरह से ट्रंप या अमेरिका की नीति रही है, ट्रंप थोड़ा उसमें ज्यादा सनक के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपनी बनावट में इसी तरह से सामने आता रहा है कि उन्हें एक रिमोट वाला व्यक्ति चाहिए था। अमेरिका ने अपनी स्थिति बदल ली है। पहले होता था कि सीधे वो वार करता था और नेस्तनाबूद करता था। अब क्या करता है कि वो अपने हिसाब का एक व्यक्ति खोजता है और उसको सत्ता पर बैठाता है और फिर अपने रिमोट से वहां की सत्ता चलाता है। वहां के मतलब जो भी उसको लाभ, तेल से लेकर के तमाम चीजें, तमाम समीकरण है जिसके लिए वो ऐसा कर रहा होता है। तो उसकी उम्मीद ये थी। लेकिन ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है और जिस तरह से ईरान ने यूएई, दुबई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, कतर, इन सब जगहों पर अमेरिका के बेस पर ही सही हमला किया है, तो अब ये युद्ध कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत आगे निकल गया है और मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये केवल मिडिल ईस्ट का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का। आप देखिए जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि चाइना, रसिया कहीं ना कहीं खुल करके ईरान के समर्थन में आएगा, लेकिन कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं। तो ये दुनिया में इस युद्ध के मार्फत मुझे लगता है कि जिसकी हम बार बार जिस गुंजाइश की संभावना की बात करते हैं और जिस डर के आगे इन दिनों हम जी रहे हैं कि दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगी, उसकी भी संभावना इसमें दिखलाई पड़ रही है। और ईरान कतई बैकफुट पे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक बात है, ईरान की अपनी सीमा है। ईरान अपनी सीमाओं को जानते हुए, जैसे उसकी अपनी सीमा है कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा वार नहीं कर सकता है, उसकी मिसाइल की अपनी क्षमता है, और वह जानते हुए भी कभी समझौता के लिए रेडी नहीं हुआ, या कहिए कि उनकी धमकियों पर कभी उसने जो है ये नहीं किया कि आत्मसमर्पण कर दे, उनके पक्ष में चला जाए या कह दे कि नहीं हम न्यूक्लियर वाला कुछ नहीं करेंगे। वो लगातार धमकी उसी अंदाज में, वो 30 कहते थे तो 32 कहता था, और 30 और 32 की चीजें ये आज लड़ाई के रूप में सामने आ रही, और ये बहुत लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है मुझे तो, और पूरी दुनिया को ये डिस्टर्ब करेगा। हम सब प्रभावित होने जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न के जवाब में मैं यही कहूंगा कि इसमें अभी जो संभावनाएं मुझे दिख रही है उसमें यही है कि ये युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ईरान कहीं बैकफुट पे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी शेखर जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें, जैसे अभी रशिया और इधर हम जो युद्ध देख रहे हैं जेलेंस्की के बीच का, पुतिन और जेलेंस्की के बीच का, उसमें हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लाइन जो है यूक्रेन की वो यूरोप के देश हैं, खुद अमेरिका भी है। रशिया अपने आप में पूरा लोहा लेने का मादा रखता है, उसकी अपनी रिसर्च है, उसके पास अपना पूरा इक्विपमेंट है, साजो सामान है। ईरान के साथ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और उन लिमिटेशंस के आगे जिनसे वो मदद पा सकता था, जिस तरीके से पा सकता था, उन सारे देशों के खिलाफ तो उसने मिसाइलें दाग दी हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि चाइना जो सिर्फ लोगों को उकसाने का काम करता है और फिर बैठ के तमाशा देखता है, या रशिया जो इस समय खुद यूक्रेन से उलझा हुआ है, वो यहां पर आ करके और किसी तरीके की कोई गुंजाइश निकालेगा या मदद देने की स्थिति में होगा ईरान को? ईरान लड़ेगा कैसे, कितने दिन? एक अकुलाहट अंदर, जी देखिए, अंदर उनके भीतर मान लीजिए रशिया और चीन तो ऐसा चाहेगा अमेरिका को इस तरह से बेताज बादशाह बनते हुए देखते हुए, ये अमेरिका और ये रूस और चीन बैठेगा नहीं, बैठना नहीं चाहिए। लेकिन चीन और रूस की भी अपनी मजबूरी है। जो बात आपने कही शेखर जी कि ईरान ने लड़ाई को बहुत दूसरा रूप भी दे दिया है। ईरान को जिन लोगों से गठबंधन करना चाहिए, जिन लोगों से सख्त मतलब मदद मांगनी चाहिए, जिन पड़ोसियों से आप पंगा लेकर के कैसे उतने बड़े देश से आप सीधा चैलेंज कर सकते हैं? आपकी लड़ाई केवल इजराइल तक की होती तो आप ये सब कर रहे होते तो चीजें समझ में आती। आपकी लड़ाई सीधे अमेरिका से है, केवल इजराइल नहीं है। और इजराइल भी आपसे तकनीक के मामले में मैं जहां तक देख समझ पा रहा हूं बहुत आगे है। आपकी इजराइल से भी लड़ाई उतने मजबूती से आप इजराइल का भी अकेले भी सामना करने की स्थिति में नहीं है। तो आपको आपकी मुझे लगता है कि सामरिक नीति कुछ ऐसी होनी चाहिए। आपको बहुत धैर्य के साथ चीजों को सोच समझ करके करना चाहिए। जिस तरीके की कार्रवाई परसों से ईरान ने शुरू किया है, उसको देख करके रूस और चीन अंदर उनके मैं कह रहा हूं, बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि अकुलाहट है, लेकिन वो भी कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। और जब वो कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं तो उनका वक्तव्य या उनकी बात
उनकी बात से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है सीधे तौर पर। और इसका एक दुष्परिणाम ये होगा कि आने वाले दिन में अमेरिका को और शक्ति मिलेगी इससे, और अमेरिका जिस तरह की नंगई, जिसे हम मतलब अगर बहुत खुले शब्दों में कहें, जो प्रयोग आम मुहावरा में होता है कि नंगा नाच जो रच रहा है वो रचता रहेगा, किसी राष्ट्रपति को रातों रात उठा लेगा और किसी को, तो दुनिया में और उसकी साम्राज्यवादी नीति का मतलब एक तरह से मुहर लगने वाला है। इस युद्ध के बाद जो मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, इन दिनों की परिस्थिति में कहीं रसिया अपना, ठीक बात कर रहे हैं आपकी, रसिया अपने यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। और देखिए छोटा सा देश यूक्रेन रसिया को उलझाए हुआ है, युद्ध कहां खत्म हो रहा है। हमने तो उम्मीद नहीं की थी ना, किसी ने उम्मीद की थी क्या कि यूक्रेन के साथ रसिया का इतना लंबा युद्ध चलेगा। हमने तो उम्मीद की थी कि चलिए ये कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मैं समझ पा रहा हूं कि ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, ये बहुत लंबा चलेगा और इसके लंबा चलने का दुष्परिणाम बहुत बड़ा होने जा रहा है। आने वाले समय में दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केवल ईरान की बात नहीं है, या ईरान, इजराइल या कुवैत डिस्टर्ब नहीं होगा, हम सब डिस्टर्ब होंगे। आप जानते हैं कि तेल का और किस तरह से खाड़ी देशों का महत्व है इस दुनिया के। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आता हूं आपके पास। इस चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। राजीव जी, मैं आपसे भी ये चीज समझना चाहूंगा इस चर्चा के बीच में कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं और वहां पर अपने रोजगार को तलाशते हैं, काम की तलाश में जाते हैं। हमने एक दौर वो भी देखा था जब अफगानिस्तान, कुवैत, इराक, ये दौर जब चल रहा था, 90s का वो एरा था। उसके बाद अब जिस तरीके की स्थिति इस पूरे परिक्षेत्र में बनी है, जो अछूता रहा है पिछले दशकों में युद्ध से, तो आपको लगता है कि जैसे ना तो अब कुवैत में वो स्थिति है, ना इराक में है, ना अफगानिस्तान में है, यही चीजें इन देशों में भी होंगी जो पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण थे, और शायद जो कारोबार है या जो काम रोजगार की तलाश में जो इंडियंस वहां जाते थे या दुनिया के लोग आते थे, उनके लिहाज से भी ये काफी संजीदा बात हो गई है। देखिए, मेरा ये मानना है, जो मेरा अनुभव, मेरे को ये 4था साल हो गया इधर, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो भी लोग आते हैं बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, और हर आदमी अपनी घर को छोड़ के बाहर आता है तो पैसा कमाने ही आता है। एंड ऑफ द स्टोरी इज दिस। तो हाँ, नेचुरली थोड़ा सा लोगों में ये खौफ तो रहेगा कुछ टाइम के लिए, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ जो और सारे मैकेनिज्म हैं, इनके वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं और आपके HR पॉलिसीज जो हैं कंपनीज की, तो वो उतना कंफर्ट देती हैं बंदों को कि जाहिर सी बात है कोई जल्दी नहीं यहाँ से जाएगा, जब तक कि कोई बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी अड़चन ना आ जाए कि हाँ इम्पॉसिबल। अब जैसे बहुत सारे लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं और अभी किसी कारण से इंडिया गए छुट्टी के लिए, अब वो बेचारे फंस गए, तो अब वो ये चीजें अगर जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो वो बेचारे अपना आकर के काम कर पाएंगे यहाँ पे। फ्यूचर में क्या होगा ये तो मैं नहीं अभी बता सकता, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिससे लोगों के दिमाग में ये उनका डिसीजन मेकिंग बने, जहां तक मेरे को लगता है। वैसे एक इस तरीके की जब स्थितियां बनती हैं, जैसे यूक्रेन में हमने देखा या इराक में हमने देखा, अलग अलग समय पे देखा कि जो इंडियंस वहां फंस जाते हैं उनको सरकार वापस लाने की कोशिश करती है, उस क्रम को शुरू करती है। तो जो लोग आप जैसे वहां पर कारोबार रोजगार की तलाश में गए और एक एस्टैब्लिशमेंट अपना वहां खड़ा किया है, आपको लगता है कि इतनी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इंडियन गवर्नमेंट को उसी तरीके का कुछ इंटरफेस करना पड़े, या आपको लगता है कि वहां की अपनी सरकार ही इन चीजों से निपटने में सक्षम है, या आपके दिल में आता हो कि यार लौट चलें क्या? नहीं, फिलहाल देखिए अभी ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं सोचा, क्योंकि सारी चीजें सप्लाई अच्छी है, खाने पीने की चीजें सारी मिल रही हैं और ऐसी कोई क्राइसिस भी नहीं हो रही है कि भाई हाँ। बट जो मेरे को ये लग रहा है, एक बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, की एयर स्पेस बंद है तो हो सकता है कुछ चीजें आसानी से ना मिले, थोड़ा टाइम लग जाए, शॉर्ट सप्लाई हो सकती है। और तो इसके अलावा अभी ये इसका जो रुख है वो कम से कम इस हफ्ते के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति बनेगी। अभी तक तो सारी चीजें नियंत्रित हैं और सहूलियत के साथ हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर खन्ना साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो डिफेंस की ताकत है
वो किस तरीके से आंकी जाए, ईरान के संदर्भ में, या जैसे अभी यूएई भी कूद पड़ा, लेबनान और जॉर्डन, ये जो अलग अलग देश हैं मिडिल ईस्ट के, जिस तरीके से ये सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें ईरान कितनी देर तक इस सामूहिक हमले को झेल पाएगा या इस तरीके से समूह पर हमला करता रह पाएगा? देखिएगा कि पहले तो यह कि इनफैक्ट दोनों की तरफ से देखना चाहिए कि अमेरिका का भी और दूसरा ये इसका ईरान का। पहले लेते हैं अमेरिका का ही। आप देखिएगा कि अमेरिका ने कितनी देर तक ये जो है अपने दो जो है वॉरशिप भेजे हुए वहां पर है। आपको पता होना चाहिए कि वहां पर एक वॉरशिप के ऊपर पर डे के अंदर कितना खर्चा हो जाता है। B-2 बॉम्बर इस्तेमाल किए हैं, F-15 बॉम्ब जो है अटैक के गए हैं। एक एक क्या अगर देखा जाए अभी 3-4, कोई कहता है 3, कोई कहता है 4, जो उनके जो है F-15 एयरक्राफ्ट तो डाउन हुए हैं आपस में ही, मतलब जो है फ्रेंडली फायर में ही जो कुवैत के अंदर गिरे हैं कहने के लिए। तो कहने का मतलब है ये पूरे का पूरा असर तो हो रहा है उनके अंदर है। अभी मैं सुन रहा था कि उनके जो है सेक्रेटरी ऑफ वॉर है और उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बोल रहे थे कि नुकसान हुआ है हमें कि जिसके अंदर, और एक तो खबर ये भी आ रही है कि वहां पर एक जो इनका जो निमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह है उसके ऊपर शायद ईरान ने सक्सेसफुली उसके ऊपर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है वहां पर भी। तो कहने का मतलब है इसकी पिंच अमेरिका को भी होगी। ये नहीं है कि क्योंकि वॉर के अंदर करना है कि उनके पास अनलिमिटेड पैसे तो है नहीं, कर्ज में तो डूबा हुआ है एज इट इज अमेरिका, आप उसके अंदर है तो और डॉलर की कीमत अगर नीचे जब आ जाएगी तो ये पिंच उसको भी करना पड़ेगा। और इसका भुगत एक बंदे को है, वो है उसकी वजह से है, वो है उनके पास प्रेसिडेंट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये अमेरिका को भी इसके जो है भुगतना पड़ेगा जो है जो आज उन्होंने किया है। ईरान के ऊपर अभी आते हैं। ईरान के ऊपर देखा जाए तो ईरान के पास में अपने उनके अंदर है ये ड्रोन्स को बनाने की मशीन है, अंडरग्राउंड वगैरह उन्होंने डिस्प्ले भी किया है। मैंने देखा उनके लिए कि इतने ही मतलब जब प्रोड्यूस कर सकते हैं वो एक दिन के अंदर है। दूसरी बात आपको पता होगा शायद कि परसों जो है चाइना से 2 बड़े एयरक्राफ्ट जैसे C-130 उनका इक्विवेलेंट है उनके पास में, वहाँ पर उनके मतलब जब वो लैंड किए वहाँ पर जिसके अंदर वो उनके अंदर इक्विपमेंट लेके आए गए। चाइना इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और उसके अंदर ये है कि वो अपने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है पर उनके इक्विपमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर है वो ईरान के साथ में है। उन्होंने ऑलरेडी ये शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका रशिया को तो हम सोचते हैं कि नहीं सके करने के लिए, पर चाइना की हेल्प जो उनको कंटिन्यूशन करने की, और चाइना चाहेगा कि अगर ये ज़्यादा देते भी चलेगा तो ठीक है, उनके इक्विपमेंट तो ट्रायल हो रही है। जैसे पाकिस्तान हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी, बाद के अंदर उनके वेपन्स वगैरह जो है बिकने ज़्यादा शुरू हो गए थे। इसी तरीके से उनके वेपन्स की टेस्टिंग के लिए तो उनको एक्चुअली है। तो कहने का मतलब है चाइना का तो इसमें इंटरेस्ट है कि वो अपना इक्विपमेंट भेजे वहाँ पर विदाउट गेटिंग योरसेल्फ इन्वॉल्व इनटू इट, और वो उन्होंने शुरू किया है। पर जैसे खबर आई है कि उनके 2 एयरक्राफ्ट भिजवाए हैं, बाद में भी हो सकता है कि जैसी कमी होती होगी तो उनको चलेगी। तो इसीलिए मैंने पहले भी जैसे बताया कि ये वॉर इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है और ये चलेगी। तीसरी बात है कि बाकी जो गल्फ कंट्री हैं अगर वो इकट्ठे हो भी जाते हैं उनके कहने के लिए पहले तो ये होंगे नहीं इकट्ठे। अगर कहीं मतलब ये इकट्ठे जब भी हो जाए तो उनके ईरान के अंदर वो तो कहता है कि मैं तो डूबा तुम्हें सनम, मैं तुम्हें भी लेके डूबूंगा। और वो होगा कि उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशन है, पहली ऑयल इंस्टॉलेशन सऊदी अरेबिया के अंदर हैज ऑलरेडी बीन हिट बाय द ईरान के मिसाइल्स करने के लिए। तो हालांकि सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा वेपन खरीदता है पूरे, पर उनके पास में इनको चलाने के लिए पाकिस्तान से पायलट्स वगैरह लेके आते हैं। तो उनका आपस में वो मतलब जो है जिसको कहा जाता है कि सैनिक है वो गल्फ कंट्री के अंदर नहीं है, वो उनके अंदर वो डीएनए में नहीं है कहने के लिए कोई फाइट करने के लिए। तो मेरा और वो ज़्यादातर चाहेंगे कि न्यूक्लियर रहे। जैसे कि दुबई है, कहा जाता था इसको जैसे कि स्विट्जरलैंड है, ये सेफेस्ट प्लेस इन द अर्थ इज दुबई कहने के लिए, और वो न्यूट्रल रहने के लिए कोशिश करेगा रादर देन मतलब गोइंग गेटिंग इन्वॉल्व डायरेक्टली इनटू दैट ओनली। तो कहने के इनके अपने खुद के इंटरेस्ट इकोनॉमिकली वजह से जो है आई डोंट थिंक दे विल टेक कंबाइंड एनीथिंग अगेंस्ट ईरान।
ईरान का मकसद सिर्फ यही है कि वो इनको इनके जरिए मतलब जो है अमेरिका को तो बताया कि आपने जो किया इसको बंद करो, हमें नुकसान हो रहा है कहने के लिए। इसी वजह से जो उन्होंने इन सभी 6 जो है गल्फ कंट्रीज के जो कंट्री है उनके ऊपर क्या कि आप बताइएगा अमेरिका ने। और मेरे को आज अभी कोई आधा घंटा पहले हमें पता लगा कि बहरीन के जो है वो अपना जो शेख है उन्होंने एक बात करने के लिए सबको बुलाया है, और ये है जॉइंटली वो बात करेंगे, अपना जो स्ट्रेटजी करेंगे, और अमेरिका इसमें क्या कहते हैं, अमेरिका को क्या उनका पसंद करता है उसी से पता लगेगा कहने के लिए। तो कहने का मतलब ये है अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है हमारे अभी कहने के लिए। अगले 24 घंटे 48 घंटे के क्या होता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये 3 हफ्ते चलेगी, ज़्यादा चलेगी, 4 हफ्ते चलेगी या उससे ज़्यादा चलेगी, उससे पता लगेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर विपुल जी, आपको जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई उसमें क्या लग रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से डॉलर लगातार मार्केट उसकी डाउन जा रही थी उसको बैलेंस करने की, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जिस नारे के साथ में ट्रंप ने ये चुनाव लड़ा और वो जीत करके आए, ये सारा पैसेज वही है, ये सारी स्क्रिप्टेड हैं चीजें, या फिर इसमें कुछ लूप होल्स हैं और ट्रंप की पर्सनैलिटी जिस तरीके की है वो उन लूप होल्स को और ज्यादा गहरा कर रही है या मजबूत कर रही है, जो भी आपको लग रहा हो, खास तौर से तब जब चाइना का इंटरवेंशन हो चुका है जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बताया। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका अगर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तो क्या हमें 2009-10 के जैसी एक मंदी दुनिया में और देखने को मिलेगी इस आने वाले डेकेड में? जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है शेखर जी जो बात आप कह रहे हैं कि ग्रेट अमेरिका को लेकर के, ये अमेरिका का मुझे लगता है कि बहुत पहले से, ये तो थोड़ा ज्यादा सनक वाले राष्ट्रपति है जो मैं शब्द लगातार प्रयोग कर रहा हूं, सनक वाले, लेकिन सनक के साथ काम करते हैं। लेकिन अमेरिका की अगर सामरिक नीति देखेंगे, अमेरिका की विदेश नीति देखेंगे, अमेरिका का इस दुनिया में डिक्टेटर की तरफ बन करके राज करने का जो वो है साम्राज्यवादी उसकी नीति है, वो तो हमेशा से ये रही है। लेकिन इन दिनों इस ट्रंप के आने के बाद उस ग्रेट अमेरिका वाली चीजों को लेकर के जो चुनाव में भी जाते हैं, वहां बात करते हैं अपने वक्तव्य में, उसको भी जस्टिफाई करने के लिए ये करते हुए वो दिखलाई पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक पक्ष ये हो सकता है कि डॉलर की कमजोरी को दूर करने के लिए, और वो बार बार देखते रहते हैं, वाच करते रहते हैं कि कहां से अमेरिका को लाभ मिल सकता है, कहां से हम किसी भी तरीके से अपने लिए कुछ फायदा जुटा सकते हैं। आपने देखा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किस तरीके से उठा करके और वहां किस तरीके की स्थिति बनवाई उन्होंने, और आज निश्चित तौर पर अब उसका फायदा मिलेगा उनको, या फायदा मिलना शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में अमेरिका जो अपने एकदम मतलब उसको दिखलाई पड़ रहा था कि वो कहीं ना कहीं चीन उसके लिए चुनौती बन सकता है, रसिया बन सकती थी, तो रसिया के लिए भी तो युद्ध में है। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से है और अगर वो लगातार लंबे समय जो बात आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक चीज को मैं बीच में और लाना चाहूंगा। अगर वेनेजुएला को हटा दें तो बाकी अमेरिका ने जिस तरीके से पिछले 2.5-3 दशक में दुनिया के ऊपर युद्ध थोपे हैं या खुद जाकर के युद्ध किए हैं, वहां अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा है? आप देखिए कि उसने तालिबान और आईएसआईएस को खत्म करने के लिए एक जंग छेड़ी अफगानिस्तान में, इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए, और आज शासन कौन कर रहा है? अफगानिस्तान में किसकी सरकार है? तालिबान की है। इराक में भी क्या स्थिति बनी हुई है? वहां पर भी ऐसा नहीं है कि जो लोग, जो अमेरिकन वहां आज रहने में, मतलब उसको सेना निकालने में आफत आ गई अपनी, इराक से वापस लाने में। इसी तरीके से अभी वो ईरान की तरफ चला है। ईरान में जिस तरीके वो अहमदीनेजाद के समय से ईरान को टारगेट किए हुए, तब तो खुमैनी भी जिंदा थे। तो ऐसी स्थिति में दुनिया भी इस बात को समझ रही है कि अमेरिका जहां से चलता है वो गोल गोल घूम करके उससे ज्यादा बुरी स्थिति में खुद भी पहुंचता है और दुनिया को भी छोड़ करके जाता है। बावजूद इसके अमेरिका की तरफ बाकी दुनिया उस निगाह से नहीं देखती, डरती है, वो डकैत बना, लठैत बना बैठा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? जी देखिए, डकैती लठैती इसलिए भी चल रही है,
अमेरिका कहीं किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी जगह शांति के लिए ये नहीं कर रहा होता। ये सिर्फ एक दिखाने के नात है, और वसुधैव कुटुंबकम वाली व्यवस्था नहीं है कि वो पूरी दुनिया को, विश्व को जो है एक मान करके देख रहा होता है, एक परिवार की तरह देख रहा होता है, एक गांव की तरह देख रहा होता है। ये किसी को गांव की उसकी कामना नहीं कि उस गांव का मतलब सब खुशहाल है। उसको सीधे तौर पर ब्रिगेडियर साहब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और वेपन बेचने का सीधा सीधा उसका धंधा रहा है। ऐसे धंधा कर सके, सीधे तौर पर वो डिस्टर्ब करना चाहता है, वो देख ही नहीं सकता है। और थोड़ी देर की उसने अपने चेहरे पर एक लावादा ओढ़ लिया था कि नोबेल शांति चाहिए, तो बात कर रहा हूँ मैं, भारत पाक मैं यूक्रेन बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब कुछ लावादा था, दिखावटी लावादा था एकदम से। और अमेरिका कतई कहीं किसी भी देश को दुनिया के शांति आए, दुनिया में कहीं कोई नुकसान नहीं हो, जैसे वो कहता है ना ईरान को लेकर कि न्यूक्लियर शक्ति बन जाएगी तो ये डिस्टर्ब कर सके दुनिया को, ये कतई उसकी चिंता के केंद्र में नहीं है। उसकी चिंता के केंद्र में उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके अपने लाभ हैं। बिल्कुल, इस बात को ये बात तो समझी जा सकती है। ये बात हमेशा से अपने देश में भी नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने इस बात को बड़ी प्रमुखता से रखा है कि मेरे फैसले मेरे देश के लिए होंगे, मेरा फायदा, मेरे देश का फायदा जिस चीज में होगा हम उस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आज इस बात को तो कम से कम एक आम हिंदुस्तानी समझ रहा है कि ट्रंप अगर अमेरिका को देख रहे हैं तो हमारे पास भी इस तरीके की स्थिति, और हर देश अपने आप को देख रहा है, उसमें अपना रास्ता देख रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बेसिक और चीज है, वो चीज है कि पहले अगर देखा जाए तो जब कोल्ड वॉर के अंदर बाइपोलर वर्ल्ड था, उसके बाद में जो है रिजर्वेशन ऑफ रशिया अपने यूएसएसआर हो गया, तो उसके बाद में जो सोल सुपर पावर जो था सिर्फ यूएसए रहता। अभी है पिछले जो है एक दशक के अंदर आपने देखा है कि कंट्रीज जो हैं वो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और टेक्नोलॉजिकली जो है एडवांस हुए हैं, और वो अभी ये मल्टीपोलर वर्ल्ड वगैरह हो गया। ये चीज जो है अमेरिका जो है वो सोचता है कि हमारे के लिए एक अच्छा खबर नहीं है, वो जो है हमारा जो पावर थी वो खत्म होती जाएगी अगर मल्टीपोलर वगैरह बन गया, तो मैं तो उस पार नहीं रह सकता के लिए। इंडिया है, देखिए ब्राजील वगैरह है, जापान वगैरह है, साउथ कोरिया है, देखिए तो ये साउथ अफ्रीका है, ये सभी कंट्री जो है अभी वो नहीं थे जो मतलब जो है कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर है, बहुत एडवांस हो गए। तो वो जो है उनको जो है ये चीज जो है उनको काफी चुभ रही है कहने के लिए। तो उसी वजह से भी मतलब जो है वो किसी न किसी तरीके से वो है कम से कम मेरा डॉलर जो है वो तो कम स्ट्रॉन्ग रहे। अगर वो खत्म हो गया तो हमारा इतना ज्यादा उनके पास में कर्जा है, और इतना अगर चाइना ने या जर्मनी ने या इटली ने जो है उनके पास में दोसोरा रखा हुआ है बात करने के लिए, अगर वहां से विड्रॉ किया तो ये मैं कहता हूँ कि ये ट्रम्प के इस टेन्योर के अंदर आप देखेंगे कि जो है यूएसए जो है बहुत नीचे से भी चला जाएगा अगर ये इस तरीके से ट्रम्प करता रहा। इसलिए एक महीना हमने देखा है हर रोज कुछ ना कुछ मतलब जो है ये कर रहा है, ये पागलपन जो है करने के लिए। तो ये अब तो मैं बता दूं ये सेक्रेटरी ऑफ जो वॉर है उन्होंने चुना हुआ बंदा। देखिए ये एडवाइजर सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है एक कमेंटेटर था, है फॉक्स न्यूज के कमेंटेटर था कहने के लिए, उसको अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर बना के कहने के लिए। ऐसी तरीके से उसके जो एडवाइजर वगैरह जो हैं वो उसके चुने हुए हैं जो उसके यस मैन कहने के लिए, ये एक्सपर्ट्स नहीं है। इसी वजह से ही है वो उसको खबर मतलब जो कहता है वो कहते हैं हाँ आप ठीक करने के लिए और है। और वो मतलब एक के बाद में एक जो डिसीजन ले रहा है, पहले टैरिफ को अब वेपन बनाया है, अभी मतलब है पहले वेनेजुएला को, अभी वेनेजुएला को उन्होंने बनाया क्यों? वेनेजुएला के एक बंदे को हम प्रेसिडेंट को उठा के ले गए और उसके बाद में वेनेजुएला नीचे चले गए। ये थॉट कि अगर इनके जो पहले ईरान के अंदर भी अगर उनके जो है फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप आराम से हम मतलब जो है वही चीज कर सकेंगे जो वहां पर हमने वेनेजुएला में ये नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, यानी कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसमें ये बात तो समझी जा सकती है कि अमेरिका कई बार अपनी चालों में खुद फंसता हुआ भी नजर आता है, लेकिन बाकी दुनिया ऐसे जंजाल में फंसी है कि वो पड़ला दूसरी दुनिया की तरफ मुड़ जाता है।
राजू जी, मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा कि आमतौर पर दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश हो या मुस्लिम हो, वो अमेरिका को ही अपना प्राइम टारगेट मानता है, वो हिंदुस्तान का हो या ईरान का हो या अरब का हो। मुसलमान की नजर में अमेरिका सबसे बड़ा विलन है। तो अभी जिन देशों में, खासतौर से जैसे आप दुबई में हैं या जो और इस तरीके की मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर अमेरिका को लेकर के या वहां की जो सरकार अमेरिका का, जिसको पिट्ठू कहते हैं कि अमेरिका की पिट्ठू सरकार है, तो उन चीजों को लेकर के वहां पर किसी तरीके की कोई विद्रोह वाली बात या कुछ एक लोगों में अनइजीनेस ऐसी आप देख पा रहे हैं या आपने कभी महसूस की है हाल के दिनों में? अनम्यूट कर दीजिए। राजू जी अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, जो आप जानना चाहते हैं उसमें ये किसी संप्रदाय या उसके से नहीं है। बेसिकली अमेरिका को एक लोग सुपर पावर की नजर से ही देखते हैं आज भी। वैसे यहाँ पर भी कोई मतलब एंड ऑफ द डे एवरीवन सेज अंकल सैम इज ड्राइविंग द कार लाइक दिस, तो वो कहना काफी मतलब वो हो जाएगा। लेकिन किसी ने आज तक ऐसा डॉक्यूमेंट्री या कुछ कहीं पे मैंने पढ़ा नहीं यहाँ पे कि अमेरिका के अगेंस्ट पे लोग कोई नहीं बोलता है। ठीक बात है। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके की स्थिति है उसमें एक इक्वेशन तो जो मैंने सवाल के रूप में रखी है वो है, और दूसरा वो वक्तव्य है या जो वो अनुभव है जो राजीव जी हमें बता रहे हैं। अब इनके बीच की जो लाइंस हैं, जो बारीक पॉलिटिक्स है, उसे आप कैसे समझाएंगे? आरो ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल प्रोफेसर विपुल से है। जी जी, आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ इस तरह का माहौल भी बन रहा है अब कि क्या कोई डर ऐसा हावी होता जा रहा है। बीच का एक दशक ऐसा था, एक एरा ऐसा आया था कि अमेरिका के खिलाफ भी आवाज उठा सकते थे, और खासतौर पे बहुत लंबे समय तक ये चला। रसिया टूटने से पहले यूएसएसआर के समय में एक बड़ी कड़ी चुनौती जो मिलती थी, वो चुनौती दूर हो गई है, वो चुनौती अब मिल नहीं रही है, और उसका डर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पे हावी हो रहा है। और दूसरा एक पक्ष जो आप कह रहे हैं कि क्या नाम है कि दुबई से जुड़े हुए हमारे साथी जो है कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम देख रहे होते हैं कि वो सुपर पावर है, और सुपर पावर की बात करते ही हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में मानसिकता बैठ जाती है कि भाई ठीक है, वो किन वजहों से किस तरीके से सुपर पावर बना हुआ है, उससे ज्यादा है कि सुपर पावर बना है उस पर फोकस करते हैं हम, उसके विकसित होने पर, उसके तमाम तरह की टेक्निकली उसके साउंड होने पर, तमाम चीजें हैं। मतलब दुनिया भर में तमाम और रिसोर्सेज हैं जिस तरह के, केवल वेपन का मसला नहीं है, केवल युद्ध के हथियार तैयार का मसला नहीं है, और भी तमाम तरह से। तो उसको लेकर के हमारे मन में कहीं ना कहीं एक आग्रह बनता है कि हम सब भी अमेरिका ही बनना चाह रहे हैं। एक मैं बहुत दूसरी बात कर रहा हूं शेखर जी, इस पर गौर फरमाइएगा। पूरी दुनिया में अब ईरान के वक्तव्यों को उठा करके देख लीजिए, ईरान की टकराहट को देख लीजिए, और खासतौर पे खामनेई के और तरीकों को देख लीजिए, तो पाक साफ खामनेई भी नहीं है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि खामनेई भी बहुत तरीके के और तरीके ऐसे अपनाते हैं। अब उनके दिमाग में हमेशा ये बैठा रहा है कि इजराइल को जो है कैसे भी करके तमाम तरह के उन्होंने हिजबुल्लाह ग्रुप और तमाम, आप सब जानते हैं कितने तरह के ग्रुप खड़े किए हैं, और उसके मार्फत वो साबित है कि वो दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। अब इस तरह की कोई चाहत रखने वाला व्यक्ति भी है, चाहत रखने वाला राष्ट्र है, तो उस पर कार्रवाई होती है, तो हम उसको बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में हमें नहीं देखना चाहिए। मैं जो समझ पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि यहाँ कई बार चुप्पी साधने के पीछे रसिया और चाइना का ये भी है कि ईरान की अतिवादिता भी उनको कहीं ना कहीं अखरती है। अभी रसिया की तरफ, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी है, ईरान ने मदद नहीं मांगी है, कह करके उन्होंने कुछ और कहा है, कहना कुछ और चाह रहे हैं। जी
ठीक है प्रोफेसर साहब। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आखिरी सवाल इस चर्चा में आपसे ये रहेगा कि एक तो कट्टरपन जो होता है वो दो तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो यह है कि एक धर्म का कट्टरपन होता है, एक कट्टरपन वो होता है कि हमें दुनिया का नंबर 1 बने रहना है, उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे। तीसरा कट्टरपन इस तरीके का होता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए नीरो बंसी बजाएगा। तो अभी जो नीरो हैं उनकी स्थिति तो समझ में आ रही है। ये जो बाकी के दो कट्टर हैं, हथियारों की खरीद फरोख्त से लेकर के डॉलर की चिंता, तेल का खेल, ये सब इन्हीं के बीच में घूम रहा है। तो आपको लगता है कि जो वैश्विक परिवेश में इस समय स्थिति बनी हुई है उसमें जितनी तरह की कट्टरताएं हैं वो हारेंगी, या देश हारेंगे या इकोनॉमी हारेगी, या आपको लगता है कि इस बार अपना नीरो जीत जाएगा? ये देखिए, अपना जो है ये वेपन जो लॉबी है वो बहुत ही एक किस्म से पॉलिसी को चेंज करने के लिए है या पॉलिसी बनाने के लिए है, चाहे वो अमेरिका के अंदर है या वो चाइना के अंदर। तो ये अलग ही बात है क्योंकि उनकी पार्टी ही स्ट्रांग है। और कुछ एक मैं ये भी कहूँगा कि पार्टी स्ट्रांग होने की वजह से अगर वो नेशनल इंटरेस्ट का अपना करते हैं तो वो जो है बिल्कुल ही वो जो है उसका अपोजिशन नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि मतलब जो चाइना का देखें तो 1949 में जब इनको आज़ादी मिली तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि अगले 100 साल तक है हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर युद्ध हुआ तो हम उसका मतलब जवाब देंगे, ये वो है। और हमने इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और टेक्नोलॉजिकली जो है हमने अपने आप को इस 100 साल के अंदर करना है। एक ही पार्टी है और वो मतलब देम रखा हुआ तो उसका अपोजिशन तो है नहीं, स्लो कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि अभी चाइना ने जो है अमेरिका को एक किस्म से चैलेंज कर रही है और कई हिस्सों के अंदर उनसे आगे भी बढ़ गई है करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। पर फिर भी अमेरिका तो पावरफुल है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने आप को सुपर पावर ही खुद रहना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास आज समय इतना ही था। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका भी शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा और जो भी हिंदुस्तानी वहां पर हैं उन सबका भी ख्याल रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका अलग अलग कारणों को बताते हुए दुनिया के सामने यह पिक्चर रखता है कि हमने इसको इसलिए इस देश को निपटाने की कोशिश की है कि ये परमाणु कार्यक्रम बढ़ा रहा था खतरनाक तरीके से, या कोई बताएगा कि केमिकल वेपन्स इसके पास आ गए वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के खेल यह है कि अमेरिका कट्टर तरीके से ये चाहता है कि वो दुनिया का सबसे सुप्रीम पावर अगर रहा है तो वो बना रहे। जिस नारे के साथ में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, उस चीज के लिए कहां किसकी कब कितनी कैसी कुर्बानी देनी पड़ेगी, बलि चढ़ानी पड़ेगी या खुद को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस सब कुछ वो कर रहा है। निश्चित रूप से युद्ध जब भी होता है वो कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए होता है, और अगर वो जवाब मिल भी जाएं तो नए सवाल फिर से पैदा हो जाते हैं और बहुत देर तक और बहुत दूर तक बचे रह जाते हैं। इसलिए उम्मीद कीजिए कि जब हर देश अपना फायदा देख रहा है, भले वो युद्ध के ही संक्रमण काल में हो, तो भारत को क्या करना चाहिए, ये भारत के लोगों को, भारत की सरकार को और साथ साथ विपक्ष को भी चिंतन में रखना होगा। नमस्कार। Hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. To the ground, it will be totally again obliterated. نامی ایران تحت شعیب گوارای شهادت را نوشیدم.